हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बिग बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव की जाने को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल एचएसएल एमटीएस एमबीए क्लैट एनडीए, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सबसे पहला रूल। दोस्तों, पहला रूल है अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक, जब तक नहीं। अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक या जब तक नहीं। और एक शब्द है अनलेस। अंटिल और अनलेस को लेकर के एग्जाम में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है और इसी पे बेस्ड होता है हमारा आज का ये रूल। ठीक है, अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली गूगल करेंगे तो दोनों का मतलब जो है जब तक दे देगा, बट अब वर्ड के अंदर जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अंटिल का मतलब जब तक नहीं होता है, अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जो मेन बात इसमें है वो ये है कि अंटिल जो है ना वो समय को बताता है, समय को सूचित करता है, टाइम को डिनोट करता है। और अनलेस का जो काम है वो कंडीशन को डिनोट करना है, स्थिति बताना। ठीक है, अनलेस कंडीशन बताएगा, शर्त रखेगा, और अंटिल जो है वो समय को सूचित करेगा, समय बताएगा, समय की ओर आपका ध्यान खींचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझ जाना है कि कहां पे अंटिल लगाना है और कहां पे अनलेस लगाना है। अंटिल अनलेस का मीनिंग ऐसा बहुत ही क्लोज जैसा आपको महसूस होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, इसको बनाएंगे, क्वेश्चंस को बताएंगे, रियल क्वेश्चन जो बनाएंगे, है ना। जो भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा वो रियल एग्जामिनेशन से लिया हुआ है। हाँ, थोड़े से मैंने रियल एग्जामिनेशन से इसको थोड़ा छोटा कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट को ले लिया है जो आपको सीखना है, क्योंकि मैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये अभी बहुत सारा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर आपको समझने में वहीं पे फंस जाएंगे। ठीक है, बट सारे एग्जाम्पल्स रियल हैं, एग्जाम में आए हुए। समझ में आई बात? अंटिल का मतलब जब तक नहीं, अनलेस का मतलब यदि नहीं। ठीक है, अंटिल समय दिखाएगा, अनलेस कंडीशन बताएगा, शर्त रखेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब एग्जाम्पल देखो, वेट अनलेस आई कम बैक। सुन के सही लग रहा है? वेट अनलेस आई कम बैक सुन के सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। वेट जो शब्द है, हम लोग कभी किसी को कहते हैं वेट करो। वेट करो मतलब, वेट का मतलब ही होता है समय, टाइम खाएगा। किसी का इंतजार करना मतलब टाइम खाएगा। वेट करो यार, टाइम लगेगा, है ना। तो वेट का मतलब जब टाइम है, वेट का मतलब जब टाइम है, तो टाइम से जुड़ा हुआ शब्द क्या है अपने पास? अंटिल। वेट अंटिल आई कम बैक, है ना। वेट अंटिल आई कम बैक, ये सही हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, आई, क्लियर है? चलो, तो अंटिल समय, अनलेस कंडीशन। अंटिल का मतलब जब तक नहीं, अनलेस का मतलब यदि नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग अनलेस के लिए। ये देखो, यू विल नॉट सक्सीड, यहां पे फोकस करो। यू विल नॉट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। अंटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तुम सफल नहीं होगे, मतलब ये आ रहा है, तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, है ना। समझ के सुन के ऐसा लग रहा है। ठीक है, तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। यह एक शर्त है, यह कंडीशन है। हार्ड वर्क करोगे तभी सफल होगे, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन है। आई बात समझ में? तो क्या लगेगा? यू विल नॉट सक्सीड अनलेस, ना कि अंटिल, अनलेस यू वर्क हार्ड। अभी तो बताया कि अनलेस जो है वो कंडीशन बताएगा और अंटिल जो है वो समय बताएगा। ठीक है, तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, अनलेस और अंटिल से एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। अनलेस और अंटिल के बाद हम लोग नॉट का उपयोग नहीं करेंगे। अनलेस और अंटिल के बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई साहब?
क्यों नहीं करेंगे वो जान लो, क्योंकि अनटिल का मतलब क्या बताया, जब तक नहीं। अनलेस का मतलब क्या बताया, यदि नहीं। दोनों के पास जो है नहीं पहले से ही है, नहीं जो है वो पहले से ही है, इसीलिए इसके साथ अनटिल के साथ कभी नॉट नहीं लगेगा, अनलेस के साथ कभी नॉट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में इसके साथ छुपा हुआ है नॉट पहले से। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इसी से जुड़ा हुआ नियम है, दैट इज कि अनलेस और अनटिल के बाद भैया हम लोग कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अनटिल ही डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ही विल नॉट गो। अनटिल he does not solve the problem he will not go। ठीक है, until he does not। ठीक है, तो अब कहेंगे यहाँ पे से दो दो नॉट लगा हुआ है, एक तो नॉट यहाँ पे भी है, एक नॉट यहाँ पे भी है। ठीक है, कॉमा के बाद जो नॉट लगा हुआ है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, कॉमा के बाद सेंटेंस दूसरा शुरू हो जाता है ना। until he does not solve the problem he will not go, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, he will not go। तो फोकस हमारा सिर्फ यहीं पे रहेगा, ठीक, कॉमा से पहले वाले। ठीक है, तो अंटिल ही डज नॉट, ये देखो नॉट लग गया, गड़बड़ है ना, नॉट लग गया, गड़बड़ हो गया। तो अंटिल का मतलब उसमें छुपा हुआ है जब तक नहीं, अंटिल ही डज नॉट, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता वो नहीं जाएगा। तो अंटिल ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम, नॉट नहीं लगाएंगे, अंटिल ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम ही विल नॉट गो, अंटिल ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम ही विल नॉट गो। आई बात समझ में, हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी उसी वाक्य में अटैच में नॉट नहीं लगता है। आ गई बात समझ में, क्लियर, क्या क्लियर है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट नियम देखो, हम देयरफॉर सो दस का यूज नहीं करेंगे। हम लोग जो है देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको दस बोलते हैं। क्या उच्चारण होता है, दस, मतलब इसलिए होता है, दस का यूज नहीं करेंगे। कब, बिकॉज, सिंस, एज के बाद। कब नहीं करेंगे भैया, बिकॉज, सिंस और एज के बाद हम लोग कभी भी देयरफॉर सो दस का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एग्जाम्पल देखो, क्यों नहीं करेंगे, ये नियम है। ठीक है, देखो अंग्रेजी का जो सबसे बड़ा समस्या क्या है ना, बता दूं, अंग्रेजी में अगर आपको इंटरेस्ट जगाना है तो उसका एक मैं आपको की बताता हूं, चाबी कि इंटरेस्ट कैसे जगेगा। अंग्रेजी में हमेशा पूछो कि कहां पे क्या लगेगा, सर ये बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, ये मत पूछिए यहाँ पे क्यों लगेगा। अगर आप क्यों 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 करते रहेंगे तो अंग्रेजी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो कोई लॉजिक नहीं है, ये लगता है तो भैया लगता है इसको। ठीक है, जिस दिन आप क्यों 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 करना बंद करेंगे उस दिन से आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगा। आप ये पूछो क्या 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 क्या, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, उस दिन देखो अंग्रेजी में मजा। और क्यों 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 बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी से प्यार भी नहीं होगा। अंग्रेजी से प्यार करना है तो पूछो क्या 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 क्या। ठीक है, ये इसका तरीका है। तो हम देयरफॉर सो दस का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज सिंस इसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखो, बिकॉज ही केम लेट, बिकॉज ही केम लेट सो ही फेल्ड टू सी मी, इसलिए वो मुझसे मिल नहीं पाया। ही फेल्ड टू सी मी, उससे मुलाकात नहीं हो पाई। तो बिकॉज आ गया, ये देखो बिकॉज लग गया। बिकॉज के बाद क्या बोल रहा है, बिकॉज के बाद हम लोग देयरफॉर सो दस, ये देखो बिकॉज के बाद हम लोग सो नहीं लगाएंगे उस अटैच्ड वाक्य में। ठीक है, नहीं लगाएंगे, तो लगा दिया ना, गड़बड़ कर दिया। तो बिकॉज ही केम लेट कुछ मत लगाओ, ही फेल्ड टू सी मी, बिकॉज ही केम लेट ही फेल्ड टू सी मी। देखो एक्चुअली होता क्या है, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा लॉजिक भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना पूरा एकदम सर पैर करेगा, अंग्रेजी है थोड़ा सर पैर का चीज, बिना सर पैर वाला, बट फिर भी मैंने कुछ जुगाड़ किए हैं सर पैर, ठीक है, अटैच किए हैं, तो वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, देखो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, अब क्योंकि वह नहीं आया इसलिए वो नहीं जाएगा, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह नहीं आया वो नहीं जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, जहां पे आपका काम सुई से हो जा रहा है वहां पे आप तलवार क्यों निकालेंगे। अंग्रेजी का कहना ये है, अंग्रेजी का कहना क्या है कि सुई का काम सुई से करो,
सुई से काम हो जा रहा है तो वहां पे तलवार मत निकालो। तो बिकॉज से ही काम चल जा रहा है, फिर एक्स्ट्रा में सो क्यों लगा रहे हो, फिर एक्स्ट्रा में सो मत लगाओ, ये कहना चाह रहा है। बिकॉज का मतलब क्योंकि, अब क्योंकि भी लगा रहे हो फिर इसलिए भी लगा रहे हो, क्योंकि वह नहीं आया इसलिए वह नहीं जाएगा, क्योंकि वह नहीं आया वह नहीं जाएगा, बन गया। फिर से इसलिए वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो बिकॉज ही केम लेट ही फेल्ड टू सी मी, यहां पे कुछ भी नहीं लगाना है हम लोगों को। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट है दैट या एज टू। दैट या एज टू यूज नहीं होगा। कहां पे नहीं होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले। इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे कि हु, whom, which, whose, what, etc. है ना, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले दैट या एस टू का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। ही आस्क्ड मी, he asked me that who he was. He asked me that who he was. अभी देखो, he asked me that इंट्रोगेटिव वर्ड्स है who, है ना, इससे पहले हम लोगों ने क्या इस्तेमाल कर लिया, दैट। यही तो बोल रहा है दैट और एस टू का यूज नहीं होगा इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले। ठीक है, तो इसीलिए गलत है, गड़बड़ है। तो ही आस्क्ड मी हु ही वाज, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं, ही आस्क्ड मी हु ही वाज, यही हो गया सही। आई बात समझ में। तो दैट या एस टू का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले। इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कि हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, whom, वेयर, ऐसे शब्दों से पहले। आई बात समझ में, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, येट यूज करते हैं ऑल्दो और दो के बाद। क्या यूज करते हैं, येट का इस्तेमाल करना है कब, ऑल्दो और दो के बाद। ऑल्दो और दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो का, ऑल्दो बोलो या दो बोलो, मतलब क्या निकल के, हालांकि। क्या मतलब निकल के आता है, हालांकि। ठीक है, और येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब होता है अब तक, तक, है ना। मतलब कोई भी रिजल्ट अगर आपको बताना हो तो उस फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब कि कोई भी ऐसी चीज है, योर पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड येट, आपका पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो एक रिजल्ट हम लोग बताते हैं कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो। ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट। ऑल्दो, हालांकि, ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट। तो ऑल्दो के साथ यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, बट लगा दिए। सुनने में ठीक ही लग रहा है, ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है लेकिन वो बेईमान भी है, सुनने में ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि ऑल्दो और दो के बाद हम लोगों को येट लगाना है। तो ऑल्दो ही इज रिच येट, रिजल्टेंट क्या है, वह बेईमान है। रिजल्ट क्या निकल के आता है, वो बेईमान, अमीर तो है लेकिन वो बेईमान है, येट ही इज डिसऑनेस्ट, है ना। फिर भी वो, अभी उसका रिजल्ट क्या है, वो बेईमान है। आई बात समझ में, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, केवल दैट का उपयोग किया जाएगा, केवल दैट का उपयोग किया जाएगा कब, सच के बाद, SUCH, सच के बाद। मामला क्या हो, लेकिन मामला जो है, जब मामला हो कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, कारण और प्रभाव। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कुछ हुआ कारण, फिर उसका कुछ प्रभाव है, उसको हम लोग कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। केवल दैट का उपयोग होगा, मतलब सच के बाद दैट का यूज करना है आपको। शर्त यह है कि वहां पे मामला जो है वो कॉज एंड इफेक्ट का। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। देयर वॉज सच अ नॉइज सो वी कुड नॉट हियर, वी कुड नॉट, HEAR, यहाँ पे HEAR कर दो, HEAR। ठीक है, हियर मतलब सुनना। देयर वॉज सच अ नॉइज, देयर वॉज, ए भी हटा दो वाला, देयर वॉज सच अ नॉइज सो वी कुड नॉट
हियर आवर सेल्फ, मतलब वहां पे इतना आवाज था कि हम लोग कुछ सुन ही नहीं पा रहे थे, है ना, मतलब कुछ सुन नहीं सके, सो वी कुड नॉट हियर, वहां पे इतना आवाज था, देयर वाज सच अ नॉइज। तो आवाज था, कॉज था, उसका इफेक्ट क्या आया, सुन नहीं पाया, कारण था, उसका प्रभाव क्या आया, सुना नहीं, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट भी है और सच भी है ना, सच अ नॉइज, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, सो लगा दिया, तो ये गड़बड़ कर दिया और इसीलिए ये गलत हो जा रहा है। तो सही क्या, देयर वाज सच अ नॉइज, देयर वाज सच अ नॉइज दैट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सो के जगह पे दैट वी कुड नॉट हियर, HEAR, हियर, सुनना, हियर आवर सेल्फ, देयर वाज सच अ नॉइज सो वी कुड नॉट हियर आवर सेल्फ। आई बात समझ में, क्लियर है, बढ़े आगे, नियम समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो, हम व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं आफ्टर, कब, हार्डली के बाद, कब, हार्डली के बाद, ठीक है। हम व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं कब, हार्डली के बाद, जब भी हार्डली आएगा उसके बाद आप व्हेन या बिफोर का यूज करेंगे, ठीक है। हार्डली एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा तुरंत, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस दैट द फोन बेल रिंग, मतलब बस वो ऑफिस से निकला ही होगा कि फोन बज गया, मतलब ये समझ में आ रहा है, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस से वो जस्ट बाहर निकला ही होगा कि फोन जो है वो बज उठा, फोन का रिंग जो है वो बज उठा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस दैट द फोन बेल रिंग, है ना, तो हार्डली के साथ क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, और ये क्या बोल रहा है नियम हम लोग को कि हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर लगा दो, तो हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन द फोन बेल रिंग, ये सही होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल आपको करना है कब, हार्डली के बाद, आई बात समझ में, क्लियर है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, ये सही फॉर्मेट है, ये देखो सेल्डम का दो फॉर्मेट है, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, जब भी किसी वाक्य में लगेगा तो सेल्डम के बाद या तो एवर लगेगा, सेल्डम के बाद या तो नेवर लगेगा, लेकिन नेवर जब लगेगा तो और रहेगा, और एवर जब लगेगा तो इफ रहेगा, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्मेट है। गड़बड़ी यहीं पे किया हुआ रहता है एग्जाम में, जिससे हम लोग को एरर ढूंढना होता है। सेल्डम इफ नेवर, मतलब यहाँ पे ये इफ और को चेंज कर देगा, सेल्डम इफ नेवर हैव आई हर्ट यू, तो ये देखो सेल्डम इफ नेवर, तो सेल्डम इफ नेवर तो नहीं है ना, सेल्डम और नेवर है कि नहीं, सेल्डम और नेवर है, तो गलत हो गया, इसलिए गलत है, तो सेल्डम और नेवर और लगाना है हैव आई हर्ट यू, आई बात समझ में, तो करेक्ट फॉर्मेट याद रखो, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। इसको याद कैसे रख पाएंगे आप इफेक्टिवली, ये देखो सेल्डम का एस पकड़ लो, और का ओ पकड़ लो, नेवर का एन पकड़ लो, सन, SON सन, ठीक है। ट्रिक देखो, सेल्डम में इसमें इसका एस पकड़ लो, इसका आई पकड़ लो और इसका ई पकड़ लो, साइसन, SIESON, मतलब किसी एक को भी याद रखोगे तो हो जाएगा ना, किसी एक को भी याद रखोगे तो सन इज द करेक्ट फॉर्मेट, ये देखो यहाँ पे भी SON सन, ठीक है। साइसन, इसका याद रखने का तरीका यही है, साइसन बोलो आपको याद रहेगा, मतलब एक कोई भी सन याद रखो ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं बीइंग अ टीचर, हम लोग सिर्फ एक याद रखते हैं सन, तो ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स याद हो जाता है ना, ठीक है। तो ये तरीका है इसको याद रखने का, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है देन का उपयोग किया जाएगा कब, रादर और अदर के बाद, जब भी किसी फॉर्मेट में आपको रादर या अदर दिखे उसके बाद आपको देन का THAN देन का इस्तेमाल करना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। एग्जांपल देखो, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ जॉब, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ जॉब, तो रादर के बाद
और अदर के बाद, रादर के बाद और अदर के बाद आपको क्या यूज करना है, देन। बट यहां पे क्या इस्तेमाल कर दिया इसने, बट का इस्तेमाल कर दिया, है ना, तो गड़बड़ हो गया। तो आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट देन, मतलब कि अदर है तो देन लगेगा, रादर है, रादर के साथ देन तो बहुत कॉमन है, याद रहता है रादर देन, बट ये याद नहीं रखता अदर देन, है ना। तो मेरे पास और दूसरा कोई काम नहीं है, आई हैव नो अदर वर्क अदर देन टू गेट अ जॉब, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गेट अ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना, बीच में कुछ ना कुछ घुसा देता है, इसी से फंस जाते हैं। जैसे अदर देन याद रहता है, रादर देन भी आप रट लेंगे कि रादर देन अदर देन रट लेंगे, बट होगा क्या ना, बीच में कुछ डाल देगा, ऑब्जेक्ट ऐसा कोई चीज डाल देगा, जिससे ना ये रादर और अदर का जो जोड़ी है वो टूट जाता है, तो हम लोग का याद भी जो है वो हम लोग का गड़बड़ हो जाता है कि याद नहीं रहता है, इसलिए ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज इसलिए आपको याद रखना है कि अदर और रादर जैसे दिखे तो देन लगाओ, तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेगा ना, आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ जॉब। आप ऐसे फर्स्ट टाइम जब देखेंगे, प्रथम दृष्टि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगे सही तो लग रहा है, ठीक ही है ना, वहीं पे फंसेंगे। आ गई बात समझ में, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। एज का उपयोग किया जाएगा नॉमिनेटिव केस के लिए, एज का उपयोग किया जाएगा नॉमिनेटिव केस के लिए, ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना, कि नॉमिनेटिव केस क्या है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। ये देखो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव, ठीक है, ये प्रोनाउन का टाइप है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखो, जैसे आई अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, और इसका पॉजेसिव हो जाता है माई, ठीक है, आई मी माई। आ रही है बात समझ में। जब सब्जेक्ट का इस्तेमाल, मतलब जब किसी चीज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। जब किसी सब का इस्तेमाल, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्टिव केस, ये याद रखना आसान हो जाता है। नॉमिनेटिव केस का याद रखो, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल पॉजेसिव के रूप में किया जाए तो उसे कहते हैं पॉजेसिव केस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, तो सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो आसान है याद रखना। आई बात समझ में, क्लियर क्या। चलो अभी आ जाओ यहाँ पे, एज का उपयोग किया जाएगा नॉमिनेटिव केस के लिए, मतलब सब्जेक्ट के रूप में अगर कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ गया तो एज को इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में अगर कभी इस्तेमाल करना पड़ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग वहां पे एज का इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अभी देखो, ही हेल्प्स, एग्जांपल देखो, ही हेल्प्स अ मैन लाइक ए डू, लाइक अ डू, वह मदद करता है एक आदमी की जैसे कि मैं करता हूं, है ना। वाकई में कुछ ऐसा ही भाव आ रहा है तो सुनने में सही भी लग रहा है, ठीक ही तो है। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है। ही हेल्प्स अ मैन, है ना, ही हेल्प्स अ मैन। देखो यहाँ पे एक वाक्य ना खत्म हो जा रहा है, लाइक ये छुपा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, छुपा हुआ है। लाइक आई डू, जैसे कि मैं करता हूं, है ना। तो यहां से वाक्य का एक दूसरा पहलू शुरू हो जा रहा है, वाक्य का दूसरा पहलू शुरू हो जा रहा है। तो लाइक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना यहाँ पे। लाइक क्या हो गया, वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, लाइक सब्जेक्ट हो गया। बट लाइक को सब्जेक्ट के रूप में नहीं इस्तेमाल करना है, किसको करना है, एज को करना है। ही हेल्प्स अ मैन एज आई डू, ही हेल्प्स अ मैन एज आई डू। आई बात समझ में, कि जब किसी का इस्तेमाल जो है आप यहाँ पे करेंगे एज, तो एज का इस्तेमाल होगा नॉमिनेटिव केस के लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए, ना कि दैट, लाइक का इस्तेमाल होगा। लोग लाइक लगा देते हैं, है ना, यहीं पे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को बैठ गया है, नॉर्मल का जो कॉन्वर्सेशन है उसमें बैठा हुआ है लाइक, तो हम लोग को लाइक सही लगता है, बट एज का इस्तेमाल होगा। इसी का एक काउंटर एग्जांपल भी है, वो देख लो।
इसका काउंटर एग्जाम्पल ये देख लो, जैसे लाइक का उपयोग होगा कब, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। लाइक का इस्तेमाल कब होगा, ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है। और एज का इस्तेमाल होगा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलो, ठीक है। अब देखो, ही हेल्प्स अ मैन, ही हेल्प्स अ मैन एज मी। अब देखो, ही हेल्प्स अ मैन, यहां पे जो वाक्य बन रहा है आगे, ये अलग से फिर एक वाक्य ही बन रहा है। जैसे उसमें क्या था, एस आई डू, है ना, वहां पे एक अलग वाक्य शुरू हो जा रहा था। वाक्य पे आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है, लाइक आई डू, मतलब यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट आ गया, यहाँ फिर से सब्जेक्ट आ गया, फिर से वर्ब आ गया, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये देखो, यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के रूप में एज का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट के रूप में आप इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो लाइक का इस्तेमाल करना ऑब्जेक्ट की जगह पे, एज नहीं होगा, एज तो सब्जेक्टिव केस में यूज किया था, है ना। तो ही हेल्प्स अ मैन लाइक मी, अब सही हो गया, ही हेल्प्स अ मैन लाइक मी। आई बात समझ में कि डाउट है? डाउट है तो फिर से बताऊंगा, ठीक है। देखो, अगर डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, इस टॉपिक को फिर से एक बार हम लोग निकाल के लेते आएंगे, है ना। बट बहुत ही आसान है, सिंपल है। देखो, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है एज, बट करना है क्या, लाइक को करना है, तो एज को किया तो गलत हो गया, ठीक है, इसलिए लाइक लगाया। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे फिर से अगर वर्ब शुरू हो जाएगा, फिर से अगर वर्ब वगैरह, मेन वर्ब वगैरह आने लगेगा, तो हम लोग को समझना है भैया यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ गया, अभी ऑब्जेक्टिव केस चल रहा है। आई बात समझ में? ये तरीका है पहचानने का, किसी ऑब्जेक्ट को देख के पहचान जाओगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला मामला चल रहा है, किसी सब्जेक्ट को देख के, वर्ब को देख के वहां पहचान जाओ यहाँ पे सब्जेक्टिव का मामला चल रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, दो, ऑल दो, दो, ऑल दो, स्थिति, कंडीशन दिखाता है, परिणाम या रिजल्ट नहीं। दो ऑल दो क्या दिखाता है, कंडीशन है, हालांकि। दो ऑल दो का मतलब क्या होता है, हालांकि। यह एक आपको कंडीशन दिखाएगा, रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ये रिजल्ट नहीं दिखाएगा। He did not succeed in the exam, yet he had worked hard. He did not succeed in the exam, yet he had, अभी आपको मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि yet जो है वो रिजल्ट बताता है, yet जो है वो रिजल्ट बताता है। तो वर्क हार्ड करना, कठिन मेहनत करना, कठिन मेहनत करेगा तभी कोई सफल होगा, ये तो एक शर्त है ना, कंडीशन है कि आप कठिन मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, ये शर्त है कि नहीं, कंडीशन है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? बट ये क्या किया, येट लगा दिया। येट क्या करता है, रिजल्ट बताता है, येट क्या करता है, रिजल्ट बताता है, ठीक है। हम लोग को कंडीशन डालना है यहाँ पे, तो कंडीशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, येट और ऑल, दो और ऑल दो। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम ऑल्दो ही हैड वर्क हार्ड, हालांकि उसने कठिन मेहनत तो करी थी, पता नहीं सफल क्यों नहीं हुआ, आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? कठिन मेहनत करना एक शर्त है। क्लियर है क्या डाउट है? जो भी डाउट आएगा आप लिख के रखना, नेक्स्ट क्लास उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, बता देना इस सर्टेन पॉइंट पे डाउट है, उसको मैं फिर से आपको एक स्पेसिफिक क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अभी देखो, दैट या एज का उपयोग किया जाएगा, दैट या एज का उपयोग किया जाएगा कब, द सेम के बाद, द सेम के बाद। जब किसी भी वाक्य में द सेम आएगा, उसके बाद आप या तो दैट या तो एज का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्टेड, दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्टेड। तो द सेम के बाद, द सेम के बाद आप दैट या एस का उपयोग करेंगे। यहां पे क्या इस्तेमाल कर दिया, विच का कर दिया, तो गड़बड़ कर दिया ना। तो दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, दिस इज द सेम डॉग एज माइन। या तो आप एज का इस्तेमाल करें या तो आप दैट का इस्तेमाल करें, है ना, या तो आप दैट का इस्तेमाल करो या तो एज का इस्तेमाल करो, कब, द सेम के बाद। आई बात समझ में कि नहीं? आ गई? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, एज का उपयोग किया जाएगा सच के बाद, एज का उपयोग किया जाएगा सच के बाद। सच का आप इस्तेमाल करेंगे एज के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, he is not such a good singer that I expected, he is not
सच अ गुड सिंगर दैट आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, अभी देखो सच के बाद आप एज का इस्तेमाल करेंगे, सच के बाद यहां पे दैट का इस्तेमाल किया हुआ है ना। सच और दैट, आप कहेंगे सर सच और दैट तो इस्तेमाल करते हैं, अभी तो पिछले वाले एग्जांपल में बताया, वहां जाके देखो वहां पे क्या था, सच और दैट तब इस्तेमाल एक साथ करते हैं जब कॉज एंड इफेक्ट का मामला हो। कॉज एंड इफेक्ट है नहीं है यहाँ पे। अच्छा सिंगर होना मैंने एक्सपेक्ट किया था, है ना, नहीं है, तो ही इज नॉट सच अ गुड सिंगर दैट आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चूंकि कॉज एंड इफेक्ट का मामला है नहीं, तो एज के बाद क्या लगना है, सच के बाद क्या लगना है, एज का लगना है। तो ही इज नॉट सच अ गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि मैंने कल्पना करी थी, सोचा था, उम्मीद लगाई थी, एक्सपेक्ट किया था। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, और का उपयोग किया जाएगा कब, नॉट और नेवर के बाद। नॉट और नेवर के बाद और का उपयोग किया जाएगा, नॉर का नहीं करेंगे हम लोग, नॉर इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, नॉर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नीदर के साथ करेंगे, NEITH या नीदर नॉर, है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नॉट और नेवर के बाद भी आपको वाक्य में नॉर का इस्तेमाल दिख जाएगा, जो कि गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या करना है, नॉट और नेवर अगर आपको दिखे तो आपको और इस्तेमाल करना है, नॉर नहीं करना है। नॉर सिर्फ और सिर्फ नीदर के साथ जाएगा। ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम, आई हैव नॉट मेट हिम नॉर इनवाइटेड हिम, ना ही मैं उससे मिला, ना ही मैंने उसको इनवाइट किया। सुनने में ठीक ठाक लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है, बट गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, आपने नॉट के साथ नॉर का इस्तेमाल किया। नॉट और नेवर के साथ आपको और का इस्तेमाल करना है। आई हैव नॉट मेट हिम और इनवाइटेड हिम, ना ही मैं उसे मिला या ना ही मैंने उसे आमंत्रित किया, इनवाइट किया। तो यही मतलब आपको निकाल के देगा। ठीक है, नॉट और नेवर के साथ आप और लगाएंगे, नॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नीदर के साथ होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको रूल्स समझ में आए। रूल्स का समझना इंपॉर्टेंट है, समझ के इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए, सभी रूल्स को लिख डालिए एक जगह। ठीक है, एक मैराथन क्लास भी मैं इसका लेके आऊंगा जिसमें ढेर सारे आपको रूल्स बताऊंगा। ठीक है, वो भी आएगा बहुत जल्द, बट अभी आपको धीरे 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 करके आप रूल्स को समझिए और उसको नोट डाउन करते चलिए। ये सीधे सीधे जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए सभी रियल एग्जाम के डायरेक्ट एग्जाम्पल्स।